हाय, दिस इज सुशील कटोच। हम लोग चैप्टर नंबर 9 क्लास 7 का मृदा के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। होप आप लोगों ने पिछला वीडियो ढंग से देख लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा पूरे चैप्टर के बारे में। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। नंबर 1 दे रखा है उसने वायु और जल, जल और पादप। नंबर 3 दे रखा है खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। घ दे रखा है जल, वायु और पादप। तो हमारे को पता है इसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसने टाइप ऑफ मृदा दे रखी है। पहली दी है बलुई मृदा में, मृदा में, दुमटी मृदा में, बालू और दुमट के मिश्रण में। तो ये हमारे को पता है जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा मृणमय मृदा में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कॉलम ए और कॉलम बी का हमारे को उसके दिए गए गुणों के आधार पर मिलान करना है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले कॉलम ए में हमारे पास जीवों का आवास देने वाली ख दे रखा है मृदा की ऊपरी परत, ग दे रखा है बलुई मृदा, घ दे रखा है मृदा की मध्य परत, च दे रखा है हमारे पास मृणमय मृदा। और कॉलम बी में उसके गुण दे रखे हैं, बड़े कण होते हैं, सभी प्रकार की मृदा, गहरे रंग की, चौथा सघन छोटे कण, पांचवा ह्यूमस को की कम मात्रा। चलिए मिलान करके देखते हैं। सबसे पहला था हमारे पास कॉलम ए में जीवों को आवाज देने वाली कौन सी मृदा होती है। इनमें जो सभी प्रकार की मृदाएं जो होती हैं उसमें जीवों को आवास मिलता है। मृदा की ऊपरी परत जो होती है वह कैसी होती है, जो गुणों के आधार पे हमें उनका मिलान करना था। ये जो सबसे ऊपरी परत होती है वह गहरे रंग की होती है। ग पार्ट है बलुई मृदा। बलुई मृदा के जो कण होते हैं, हम लोग जानते हैं रेतीली कण जो होते हैं वो बड़े बड़े कण होते हैं। मृदा की मध्य परत वाला है, जिसमें मध्य परत में हमारे को जो ह्यूमस है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। मृणमय मृदा जो है उसके सघन छोटे छोटे कण होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है पवन, जल और जलवायु से सेलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। मौसम और जलवायु के परिवर्तन के कारण पत्थरों का यंत्रवत विघटन एवं रासायनिक अपघटन होने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है और इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। मृणमय मृदा के कण बहुत ही छोटे होते हैं। मृणमय मृदा अधिक मात्रा में जल धारण करती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि वह ही ह्यूमस के समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच का अंतर बताइए। तो बारी बारी लिख लेते हैं हम लोग। मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, आप बीच में लाइन लगा के एक तरफ मृणमय मृदा और दूसरी तरफ बलुई मृदा भी लिख सकते हैं। उससे क्या होता है, आप एक को याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपके उससे ऑपोजिट होता है, उससे विपरीत होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मृणमय मृदा। छोटे कणों की मात्रा ज़्यादा होती है। नंबर 2 कण कसकर जुड़े हुए होते हैं। नंबर 3 अधिक जल धारण कर सकती है। नंबर 3 इनका वजन ज़्यादा होता है। नंबर 4 ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होती है। बलुई मृदा में देखिए, बलुई मृदा के कण जो है हमने जैसे फर्स्ट में भी किया, क्वेश्चन में भी किया था, बड़े कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, कण ढीली तरह से जुड़े होते हैं। ये जो कण हैं वो बहुत टाइट नहीं होते जैसे कि आपके मृणमय मृदा में होते हैं। कम जल धारण करती है, इसका वजन कम होता है, ह्यूमस की इसमें जो मात्रा है वो भी कम होती है। तो कहने का तात्पर्य ये था, अगर हम लाइन लगा करके बीच में करेंगे, एक साइड पे मृणमय मृदा लिखेंगे, दूसरी साइड पे बलुई मृदा लिखेंगे, तो हमारे को मृणमय मृदा याद रखना है। दूसरा जो है उससे बिल्कुल ऑपोजिट या विपरीत होता है, जो इसमें गुण है वो उसमें नहीं होते। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। इसमें आपके पास चित्र बना हुआ है, आधार शैल, स्थिति और आपके पास बी और ए। इस तरीके के चित्र को आपने ड्रॉ करना है और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छे तरीके से लेबल्ड भी होना चाहिए। इसमें डिफरेंट अलग अलग परतें बताई गई हैं जिसका चित्र आपको अपनी नोटबुक पे भी बनाना है। चलिए अगला को प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में रजिया ने खेत के अंत श्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया।
उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 मिलीलीटर जल का अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःस्रवण दर परिकलित कीजिए। दिए हुए पानी की मात्रा कितनी दे रखी है उसने? 200 ml। अंतःस्रवण का समय कितना दिया? 40 मिनट। तो दर कैसे निकलती है? कितना पानी कितने मिनट में या कितने समय में लिया गया, उसको हम लोग दर कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेट कहते हैं। किसी भी चीज़ का रेट, जैसे हम लोग क्रिकेट में भी रन रेट निकालते हैं, तो कितने रन बनाए, कितने ओवर्स में बनाए, उससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अंतःस्रवण का दर जो होगा, पानी की मात्रा भाग अंतःस्रवण का समय, तो 200 ml बटा 40 मिनट, 5 ml आ जाएगा। शून्य से शून्य कटेगा और 4 4 5 20 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप अपने लेवल पे बहुत आसानी से इनको आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, मृदा प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है। जीवनाशी रसायनों के प्रयोगों को परिसीमित कर समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर समन्वित पादप पोषण प्रबंधन से मिट्टी के मौलिक गुण कालांतर तक विद्यमान रहेंगे। नंबर 3, लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम तथा पाइराइट्स जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग किया जाए। अगला है, कृषि खेतों में जल जमाव को दूर करने के लिए जल निकास की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। वन कटाव पर प्रतिबंध लगाकर मृदा अपरदन तथा इसके पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए मृदा संरक्षण प्रणालियों को अपनाया जाए। झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध के द्वारा भूक्षरण की समस्या को किया जा सकता है। मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए हम लोग पेड़ों की जड़ें मृदा को कसकर बांधती हैं और मृदा अपरदन से बचाती हैं। पेड़ों की कमी के कारण मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और बेवजह पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग अपने